वक्त है मारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, देश की खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संविधान संरक्षण मंच राजस्थान के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, लोगों को जबरन जेलों में डाला और आज वही कांग्रेस संविधान का दुरुपयोग कर रही है। लोकतंत्र की हत्या की थी। 25 जून एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जून की वो काली रात इस देश के उन तमाम नागरिकों के ऊपर वज्रपात बन करके आई थी। घर में सोए हुए उन लोगों को उठा करके जेलों में ठूसा था। इस कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। प्रेस पर भी सेंसर लगाने का काम किया, सभी को इन्होंने जेलों में डाला। कोई 11 महीने, कोई 15 महीने, 17 महीने, 18 महीने, 21 महीने तक लोगों ने जेल में यातनाएं सही की। कि कांग्रेस हमेशा संविधान को दुरुपयोग करने का काम करती है। इन्होंने लगातार चुनी हुई सरकारों को भी गिराने का काम किया। इन्होंने देश के संविधान के साथ मजाक किया और संविधान को हमेशा दरकिनार करते हुए अपने स्वार्थ से काम किया। यही नहीं, इस कांग्रेस ने इस देश को जातिवाद में बांटने का काम किया और इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर। तो संसद सत्र में अब लोकसभा स्पीकर के लिए संग्राम छिड़ गया है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनी, लिहाजा एनडीए सरकार ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि सदन में स्पीकर पर पहला फ्लोर टेस्ट के लिए बैटल ग्राउंड सेट हो चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। लोकतंत्र के मंदिर का स्पीकर कौन होगा, किसके आदेश के बिना लोकसभा में पत्ता भी नहीं हिल सकेगा, इसका इंतजार एनडीए के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को है। क्योंकि इस बार हर बार की तरह सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना गया है और चुनाव के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनी। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपने प्रत्याशी बनाया है। ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे। के सुरेश 2012 से 14 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी अब लोकसभा स्पीकर के लिए कल वोटिंग होनी है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यहाँ तक
खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था और इसी के बाद ये तकरार भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, हालांकि बहुत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। पर इस पूरी तकरार के बीच सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच सदन की पहली टक्कर किसका होगा डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहां। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। यानी अब सारा खेल नंबर का है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा स्पीकर के चुनाव की देखने वाली है। इसके बावजूद बिना लड़े विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। मोदी के साथ 293 सांसदों का दम है, तो राहुल गांधी के साथ 233 सांसद है और अदर्स 16 सांसद फिलहाल किसी के साथ नहीं है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर उन 16 निर्दलीय सांसदों पर है जो एनडीए को 300 पार और विपक्षी गठबंधन को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं, जो बेहद ही रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा में आज राजस्थान के 21 सांसदों ने शपथ ली। इस बार लोकसभा में बीजेपी के 14 और इंडिया गठबंधन के 11 सांसदों ने शपथ ली। इस दौरान काफी कुछ रोचक भी देखने को मिला। किसी ने प्रकृति के नाम पर शपथ ली तो किसी ने संस्कृत में शपथ लेकर खुद को औरों से अलग करने की कोशिश की। वहीं राजकुमार रोत ने राजस्थानी आदिवासी वेशभूषा में ऊंट पर बैठकर के वे संसद में पहुंचे और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में आज राजस्थान के नवनिर्वाचित 21 सांसदों ने पद की शपथ ली। इस बार लोकसभा में बीजेपी के 14 और इंडिया गठबंधन के 11 यानी कि 8 कांग्रेस, 1 आरएलपी, 1 सीपीएम और 1 बीएपी के सांसद हैं। सांसदों की शपथ के दौरान काफी कुछ रोचक देखने को मिला। किसी ने प्रकृति के नाम पर शपथ ली तो किसी ने संस्कृत में शपथ लेकर खुद को औरों से अलग रखने की कोशिश की। वहीं शपथ लेने पहुंचे सांसदों के अंदाज भी इस बार निराले नजर आए। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ऊंट पर सवार होकर संसद पहुंचे। उन्होंने ईश्वर की बजाय प्रकृति और पूर्वजों की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने भील प्रदेश के समर्थन में नारे भी लगाए। मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। वहीं सीकर सांसद अमराराम हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेते दिखाई दिए। इससे पहले सांसद की शपथ लेने के लिए जैसे ही ओम बिरला का नाम पुकारा गया, एनडीए के सांसदों ने मेज थपथपाई। ओम बिरला ने संसद की शपथ ली तो शपथ लेने के बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों का अभिवादन भी किया। इससे पहले सोमवार को कैबिनेट मंत्री बनाए गए अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव, जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने शपथ ली। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। सोमवार को सीकर से सीपीएम सांसद अमराराम ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे थे। वहीं संसद में सबसे अलग अंदाज तब देखने को मिला जब उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने संस्कृत में शपथ ली। अहम मन्नालाल रावत यह लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे। झुंझुनू से सांसद ब्रजेंद्र सिंह गोला शपथ लेने के बाद वेणुगोपाल से मिलने के लिए थोड़ी देर खड़े रहे।
वेणुगोपाल ने देखा तो खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया गया। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी उनसे गले मिले। चूरू सांसद राहुल कस्वा ने शपथ लेने के बाद जय जवान जय किसान जय संविधान के नारे लगाए। मैं राहुल कस्वा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जवान जय किसान जय संविधान। झालावाड़ 12 से सांसद दुष्यंत सिंह ने शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई राजस्थान और झालावाड़ 12 के जयकारे लगाए। दुष्यंत सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, निर्वहन करूंगा। जय माई जय जय राजस्थान जय झालावाड़ जय 12। जय जवान जय किसान जय जय राजस्थान। सबसे अच्छा वाकया तब देखने को मिला जब बाड़मेर से सांसद उमेदाराम बेनीवाल शपथ लेने के बाद रजिस्टर पर दस्तखत करना ही भूल गए। तब कांग्रेस नेताओं ने उन्हें साइन करने के लिए भेजा। श्री लुम्बाराव वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनकर शपथ ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने लोक देवता तेजाजी के नारे लगाए। निर्वाचित हुआ हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय वीर तेजाजी। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने शपथ लेने से पहले सीढ़ी पर झुककर प्रणाम किया। शपथ लेने के बाद उन्होंने जय राजस्थान और जय राधे गोविंद के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं मंजू शर्मा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, वंदे मातरम जय जय राजस्थान जय राधे गोविंद। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया बीएसपी ने। इसे लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने का फैसला किया गया। विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगामी निकाय चुनाव में भी बीएसपी मैदान में उतरेगी। इस बात का फैसला बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उपचुनाव में बीएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे देश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि अब जो उपचुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, सारे देश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, उन सारे चुनावों को बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ आगामी नवंबर में जो नगर निगम, नगर पालिका या निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसलिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मजबूती के साथ तैयारी करके ये चुनाव लड़ें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। धन्यवाद। और अब बात करते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ की। बीजेपी के सीनियर लीडर देवी सिंह भाटी के बयान पर टिकट वितरण सही नहीं हुआ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देवी सिंह ताजा बीजेपी में आए हैं, उनका एकाएक ज्ञान बढ़ गया है। वहीं उन्होंने चूरू सांसद राहुल कस्वा पर भी हमला बोला। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कस्वा अभी इतने बड़े नेता नहीं है कि उनका टिकट कटने मात्र से 5-5 सीट प्रभावित हों। आधार पर है ये वही बता पाएंगे। वो इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। सर देवी सिंह भाटी तो आपको टारगेट करते कहते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना देवी सिंह जी भाटी के किसी पर। वो भाटी जी भी अभी ताजा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं,
इसलिए उनको यकायक ज्यादा ज्ञान हो गया, इसलिए मैं उनकी टिप्पणी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो हमारे मित्र हैं, जो जैसी टिप्पणी करे मुझे कुछ नहीं कहना। तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं पर दिए गए बयान को लेकर के मंत्री मदन दिलावर के बयान पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और भारतीयता का अगर सर्वाधिक संरक्षण किसी ने किया है तो हमारे आम दलित, आदिवासी और गरीब व्यक्ति हैं। हम अग्रिम पंक्ति में चलने वाले लोग दिखावा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वास्तविक रूप से अगर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीयता के कोई पोषक हैं, संरक्षक हैं, तो हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, हमारे गरीब भाई, वो सर्वाधिक भारतीयता को संरक्षण देने वाले हैं कि इस राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम सबको मिलकर अगर कहीं 19-20 बात भी हो तो उसे साइडलाइन करते हुए और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस प्रांत के विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए अनावश्यक सियासत और राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भाई कृष्ण मुरारी ने उनके आदिवासियों के डीएनए टेस्ट कराने वाले बयान का खंडन किया। किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी दिलावर का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मुरारी दिलावर ने कहा कि उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर में ईसाई मिशनरियों के जरिए आदिवासियों के करवाए जा रहे धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था। गए थे, जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था, कई लोग आए थे कि ईसाई जो वैसे ईसाई बन गए, आज भी आदिवासियों का, शहरियों का लाभ ले रहे हैं। आज उनका जो फ्री गेहूं मिलता है, फ्री राशन मिलता है, फ्री कपड़ा मिलता है, जो आदि शहरियों का जो लाभ मिल रहे हैं, आज भी ईसाई बनने के बाद भी उसका लाभ ले रहे हैं। और गलत तरीके से इसको जो वहाँ पर संस्थाएं चल रही है, वो आदिवासियों को भड़का कर गलत तरीके से पेश करके आदिवासियों को भड़का रही है। तो वहीं 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में बजट समेत सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है। राज्य सरकार की खामियों, जनता की परेशानियों और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए विपक्ष भी कमर कस रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मिले जनसमर्थन और आगामी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव की तैयारियों में जुटे विपक्ष के लिए विधानसभा का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधानसभा सत्र में किस तरह से विपक्ष सरकार के खिलाफ तैयारी कर रही है, कौन कौन से मामले जो विधानसभा में उठाए जा सकते हैं, इन सभी नेताओं को तैयारियों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से हमारे संवाददाता ने बात की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा के सत्र की किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या कुछ मुद्दे आपके इसमें मुख्य रूप से रहेंगे? देखिए, तैयारी पूरी है और मुद्दों की कोई कमी नहीं है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस दिन से बनी है उस दिन से जनता के लिए तो काम कर नहीं रही है। पिछली सरकार की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर उनको बंद करने के अलावा कोई दूसरा इनके पास मुद्दा नहीं है। चिरंजीवी योजना जैसी गरीबों के हितैषी जो योजना थी उसके इन लोगों ने बंद करने का काम किया। अन्नपूर्णा किट इन लोगों ने बंद कर दी। महात्मा गांधी पुस्तकालय जो खुलने थे वो अब बंद कर दिए। प्रेरकों की भर्ती इन्होंने रोक दी। राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती इन लोगों ने रोक दी। और यही नहीं, सरकार की जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो होती है बिजली पानी की। आज बिजली और पानी के लिए पूरा राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है और सरकार की हठधर्मिता देखिए। कल कोटा के अंदर जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो भी नेता इसके अंदर शामिल थे, हमारे कार्यकर्ता शामिल थे, सब पे मुकदमे भी दर्ज कर दिए। यानी कि आप बिजली पानी भी नहीं दोगे और जनता उस बात को कहेगी तो आप उन पे मुकदमे दर्ज करोगे। तो ये जो तानाशाही, हिटलरशाही है, इसका खामियाजा मोदी सरकार को भी झेलना पड़ा है और यही खामियाजा इनको झेलना पड़ेगा। और आज की तारीख में इनकी स्थिति ये, इनकी 5 सीट भी नहीं आई, बोलेरो लायक विधायक नहीं आएंगे इनके जीत के। जिस प्रकार से इनके 7 महीने में इन लोगों ने काम किए, जनता ने इनको एक झटका दे दिया। लोकसभा के अंदर भी इंडिया गठबंधन के 11 सांसद जीते। तो ये हमारी जो तैयारी है सदन के अंदर पूरी रहेगी। हम हर मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे। विशेष रूप से युवाओं के लिए जो नौकरी की बात है, पेपर लीक की जो बात है, महिला सुरक्षा की बात है, दलित अत्याचारों पर रोक लगाने की बात है, किसान की बात है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अंदर हमारी तैयारी पूरी है।
तो ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका साफ कहना है कि इस बार विधानसभा सत्र आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के वादे सत्ता पक्ष ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए थे वो वादे कहीं पूरे नहीं। साथ ही जो सरकार का समय रहा है, कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जो जनता परेशान हुई है मूलभूत सुविधाओं के लिए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष इस बार सदन में सत्ता पक्ष को जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए बात करेंगे युवा कांग्रेस के हल्ला बोल की, जहां पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर आज युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद पूनिया को पुलिस ने वापस रिहा भी कर दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीट एग्जाम में हुई धांधली, प्रदेश में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, पेयजल संकट के मुद्दे और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन किया। दरअसल युवा कांग्रेस के आह्वान पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस ने किया और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के युवा विधायक अभिमन्यु पूनिया ने किया। संगरिया विधायक यहां पर मौजूद थे और इस दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। पिछले 6 महीने में और नीट का पेपर जो लीक हुआ, पूरे देश के अंदर 24 लाख विद्यार्थियों के साथ जो कुठाराघात, जो सरकार के प्रति ये विश्वास उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर लगातार राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहा है। 27 तारीख को संसद घेराव हमारा दिल्ली के अंदर श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कृष्णा लावरू जी के नेतृत्व में हमारा है। तो ये राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में विद्यार्थियों को और जो युवाओं के पक्ष के, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए दिया है, उस मुद्दे के साथ यूथ कांग्रेस हर जिले में कलेक्ट्रेट घेराव करना हो, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देना हो, विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। युवा कांग्रेस के साथी 4 सूत्री मांगों को लेके हमने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और इनको चेतावनी दी है कि ये 4 मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है और ये नॉर्मल मांगे हैं। कोई ये तो है नहीं कोई मेरा घर बनाओ, ये बनाओ, ऐसी तो कोई मांगे है नहीं, नॉर्मल मांगे है। एक तो पानी की जो भयंकर समस्या है, सभी लोगों को पता है, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को। एक है कि लाइट नहीं आती। तीसरी मांग हमारी है कि नीट में धांधली की है, जिनमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। कई छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी मेहनत करके और पेपर दिए, उनके साथ में खिलवाड़ हुआ है। इनके चहेते लोगों को इन्होंने पास कर दिया। कल ये डॉक्टर बनेंगे। यदि आप सर की टेबलेट लोगे तो पेट की देंगे, पेट की लोगे तो सर की देंगे। नीट का पेपर का जो धांधली हुई है, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती करने का जो काम किया जा रहा है, उसको देश का युवा 24 लाख विद्यार्थियों के साथ एक सरकार के प्रति जो है विश्वास उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। 27 तारीख को संसद हमारा घेराव है, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कृष्णा लावरू जी के नेतृत्व में। तो वहीं कोटा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को पुलिस ने उग्र मानते हुए 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई विधायकों समेत कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। एसएचओ और पुलिसकर्मियों की ओर से दर्ज करवाए गए इन मुकदमों में छीना झपटी करने, धक्का मुक्की करने, मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो वहीं राजस्थान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि इंजीनियर्स कस्टडी में रखी गई 350 करोड़ रुपए का सरकारी सामान गायब हो गया। इतना ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सामान गया तो गया कहां। ये रिपोर्ट देखिए। पीएचईडी में सामने आया महा घोटाला। 350 करोड़ रुपए का सरकारी सामान गायब। कैसे सामान हुआ गायब, किसी के पास जवाब नहीं। जलदाय विभाग में ठेकेदार पदम चंद जैन को दिए गए ठेकों में अब 350 करोड़ से
ज्यादा के पाइप, समर्सिबल पंप ये गायब हैं। दरअसल में पूर्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने करीब 450 करोड़ रुपए के पाइप, समर्सिबल पंप खरीदे, जिसमें से लगभग 100 करोड़ के पाइप लगे, लेकिन अब 350 करोड़ के पाइप जो जलदाय विभाग के कार्यालय में होने चाहिए वो वहां से नदारद हैं। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक और महाघोटाला सामने आ रहा है। यहां पीएचईडी से 350 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी सामान गायब हुए हैं वो इंजीनियर्स की निगरानी में रखे गए थे। इतना ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सरकारी संपत्ति कहां गई। सरकारी सामान गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप बचा हुआ है। इसे लेकर विभाग ने लेटर जारी कर कार्रवाई की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी खजाने से खरीदा गया सामान क्या क्या गायब हुआ है। गायब हुए सामान में डीआई पाइप, एचडीपीई पाइप्स, रबर जॉइंट्स, समर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, वॉल्व समेत सभी सामग्री गायब हैं। जानकारों की माने तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर, बहरोड, महुआ, सिकराय, बांदीकुई, मंडावर में ये महाघोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि जेजेएम के कामकाज का सामान गायब होने से काम पूरी तरह बंद है। अभी विभाग को इंजीनियर्स व ठेकेदारों पर सामग्री को गायब करने का शक है। जांच में यह खुलासा हुआ कि 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी की गई सरकारी पाइपलाइन, समर्सिबल पंप और अन्य सामान जलदाय विभाग के कार्यालयों में नहीं है। इन सामानों का भुगतान ठेकेदार पदमचंद जैन को किया गया है। कई जगहों पर ठेकेदार पदमचंद जैन की संपत्तियों के गोदामों में भी सामग्री रखी गई, वो भी गायब हो गई है। वहीं पदमचंद जैन से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जब वो ईडी और एसीबी की गिरफ्तारी के समय जेल में था तब उसके गोदामों से अज्ञात लोग माल चुरा कर ले गए। नियमों के मुताबिक सरकारी राशि से खरीदी गई सामग्री जलदाय विभाग के पास स्टोर में रखी जाती है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंशी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर होती है। ठेकेदार के पास या उसकी कंपनियों के गोदामों में सरकारी सामान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकारी सामग्री अब ना तो विभाग में है और ना ही ठेकेदार की कंपनियों के गोदामों में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सामग्री गई तो फिर गई कहां? 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को ये जांच सौंपी गई है। हैरानी वाली बात यह है कि इस जांच में वो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि जो पाइप 350 करोड़ रुपए के खरीदे गए थे वो अब जलदाय विभाग के कार्यालयों से नदारद है। जलदाय विभाग के अधिकारी अब इस मामले में जांच करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बड़ी अपडेट। भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को जेल की सजा। 3 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों को 3-3 साल की जेल हुई है। एएन शिवनारायण, एएन हरलाल, एएन गिरिराज को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ठेकेदार अभिषेक शर्मा, ठेकेदार अतुल के बेटे को भी जेल हुई है। भ्रष्टाचार की धारा 13(1)D में ये 3 साल की सजा सुनाई गई। सरकारी सामान की खरीदारी में इन्होंने घोटाला किया था। जज अरुण कुमार बेरीवाल की कोर्ट ने सजा सुनाई। 24 साल पुराने मामले में अलवर एसीबी कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। दर्ज प्रकरण में जलदाय विभाग में लाखों का भ्रष्टाचार करने वाले सहायक अभियंता शिवनारायण कोटा, हरलाल, गिरिराज प्रसाद तथा ठेकेदार अभिषेक शर्मा, अतुल गुप्ता को धारा 13(1)D में 3 साल की सजा व 20,000 रुपये का जुर्माना व 120B IPC में 3 साल की सजा व 10,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया। श्रीमान न्यायाधीश श्री अरुण बेरीवाल द्वारा दिनांक 25/6/24 को निर्णय सुनाया गया। इस प्रकरण में सरकार की तरफ से पैरवी श्रीमती शारदा गोयल विशिष्ट लोक प्रतिनिधि द्वारा की